Good morning, students. Today we are going to start our next lecture, lecture number 4 of electrochemistry. First of all, we revise previous lecture जिसमें हम लोगों ने क्या किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था कि भाई डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसका मैकेनिज्म समझा था, उसकी वर्किंग हमने समझी थी. फिर हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टाइल्स, कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. उसके ऊपर आज का फिर से डिटेल में लेक्चर होगा थोड़ा. और फिर हम लोग एक नए कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे, दैट इज फिजिबिलिटी ऑफ ए सेल रिएक्शन. अब फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन आप लोगों ने थर्मोडाइनेमिक्स में जो पढ़ा है उसी को ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे न्यू कंसेप्ट के ऊपर. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसके बारे में सबसे पहले रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे आगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या तो फिर इसे हम लोग नाम देंगे, सेकंड नेम इज ईएमएफ भी बोलते हैं इसे. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिलेटेड ही जाएगा. एक और यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम नेम दिया था, दैट इज सेल पोटेंशियल. तीनों बातें एक ही हैं, लेकिन वहाँ पे डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिफरेंट टाइप से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे या फिर मेंशन करेंगे. चलो, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था एलएलजेपी के अंदर भी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कंस्ट्रक्शन किया था उसमें भी. तो दो सॉल्यूशन या फिर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उनके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस मिलता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. और यहाँ पे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसका भी सिंपल मीनिंग क्या होगा कि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पुश करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड. तो वो फोर्स है, और उसी वैल्यू को जो हमें वोल्ट मिलेंगे उसे नाम दिया जाता है सेल पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो, ईएमएफ बोलो या सेल पोटेंशियल बोलो. दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ईएमएफ का जो पूरा टेबल है वो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है. दूसरी बात, चैप्टर नंबर 10, 11 साइंस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी पूरा टेबल एज इट इज दिया गया है. वही टेबल यहाँ पे कॉपी और पेस्ट किया गया है. रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज वहाँ पे दी गई हैं डिफरेंट मेटल्स के ऊपर. लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की थी. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो मेटल और इसी का ही सोल्यूशन Zn एंड ZnSO4, तो उनका जो इंटरफेस होता है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यहाँ तक हमने किया था. फिर हम लोगों ने क्या समझा था, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ये दो बातें भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी. और हमें क्या समझा था, तो एग्जाम्पल से कि भी Zn, इफ Zn गिव्स Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन माइनस. फिर हम लोगों ने सेल नोटेशन के बारे में पढ़ा था. तो E0 सेल, या तो फिर सेल की जगह आप लोग सेल किसका बना है वो भी लिखो, Zn/Zn2+. तो ये अगर Zn मेटल पहले है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू शो करता. अगर Zn2+ मतलब आयन फर्स्ट है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू शो करता होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Zn2+ एंड Zn, तो ये क्या होगा, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर हम लोगों ने एक और टॉपिक वहाँ पे लिया था. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम होगा. रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होगा कि सामने वाले को ईजीली वो रिड्यूस कर पाएगा. दैट इज मीनिंग ऑफ ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर. और रिड्यूसिंग पावर या फिर रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर. जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो सामने वाले को क्या करता होगा, ऑक्सीडाइज जो है वो मैक्सिमम करता होगा. तो ये दो बातें हम लोगों ने सीखी थी. फिर एक और बात मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी कि दो टाइप से हम लोग मेंशन करते हैं सेल पोटेंशियल को. फर्स्ट इज अ ई सेल एंड सेकंड इज अ E0 सेल. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ई सेल कब यूज करेंगे, जब टोटल सेल की बात कर रहे हैं. तब हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया था कि Zn सॉलिड, फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिया था कॉपर का एग्जाम्पल, तो Cu2+. और एक्वियस, जब भी आप लोगों को कोई भी सेल दिया जाए तो स्टेट मेंशन करना कंपलसरी है, क्योंकि Cu2+ कहाँ से आता है, तो
तो CuSO4 सॉल्यूशन में से आता है, तो सॉल्यूशन इट इज़ इन अ एक्वियस फॉर्म। और यहाँ पे मेटल रॉड है, तो मेटल रॉड जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट होता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में से वो एक्वियस में जाता है। तो ये लिखना कंपलसरी, यहाँ पे होगा रिवर्सिबल एरो, यहाँ पे Zn जो हुआ कन्वर्ट हुआ Zn2+ इन एक्वियस फॉर्म, एंड यहाँ से मिलेगा Cu2+ एंड Cu इन अ सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। मतलब कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता रहता है रॉड के ऊपर। फिर हम लोगों ने क्या समझा था कि पूरा एनोड और कैथोड कैसे मेंशन करते हैं सेल नोटेशन के ऊपर। तो सेल नोटेशन के बारे में हम लोगों ने लिखा था कि एनोड होगा फर्स्ट, एनोड लोन को हम लोगों ने याद करना पड़ेगा। लोन मीन्स क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड होगा वो, और साइन जो होगा वो नेगेटिव साइन होगा, तो ये याद रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज लिखते हैं हम लोग एनोड, और राइट हैंड साइड लिखते हैं ऑलवेज कैथोड। रिएक्शन के ऊपर से आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैलेंसी या फिर चार्ज के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, या तो फिर मान लो कि चार्ज के ऊपर से हमें पता नहीं चला कि भाई ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अभी तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, तो Zn सॉलिड। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सेल नोटेशन दिखा रहा हूँ, Zn सॉलिड, फिर क्या आएगा, फेज बाउंड्री, वर्टिकल लाइन इज फेज बाउंड्री, Zn2+ एक्वियस में गया। फिर क्या आता है, तो सॉल्ट ब्रिज, टू फेज बाउंड्री। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, क्योंकि दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं और उन दोनों के अंदर सॉल्ट ब्रिज को ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो वर्टिकल लाइंस को लिखते हैं यहाँ पे। फिर क्या हो जाता है, Cu2+ से कहाँ पे जाता है, यहाँ पे भी देखो मेंशन करना ज़रूरी है, स्टेट एक्वियस फॉर्म में, और ये दोनों सॉलिड फॉर्म में Cu2+, और फिर फेज बाउंड्री एंड Cu सॉलिड। तो ये हुआ सेल नोटेशन। अब क्वेश्चन के अंदर या तो फिर आप लोगों को ये दिया जाएगा, या तो फिर आप लोगों को सेल रिएक्शन दिया जाता है, और फिर हम लोग जाते हैं क्या, तो फाइंड करने के लिए कि ई सेल क्या होगा। जो भी आप लोगों को फाइंड करने को बोला हो, ई सेल फाइंड करने को बोला, तो फिर उस हिसाब से फॉर्मूला जाएगा, और E0 सेल जो होगा तो वो इस हिसाब से जाएगा। आज मैं आप लोगों को पूरी बात जो बताऊंगा वो पूरी E0 सेल के ऊपर होगी। तो E0 सेल का मीनिंग क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे सीधा जाता हूँ E0 सेल के ऊपर, पूरा उसी के ऊपर ही आज समझेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ E0 सेल। और ई सेल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और तब हम लोग समझेंगे नर्स इक्वेशन, वो क्यों नर्स इक्वेशन आया उसका रीज़न मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, और नर्स इक्वेशन हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब E0 सेल, तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि E0 सेल का मतलब क्या है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा। तो सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी एक मेटल लो, बीकर ले लो, बीकर के अंदर जो भी मेटल रखना हो Zn, उसी का एक इलेक्ट्रोलाइट, फिर क्या करो, तो कनेक्ट करो बैटरी से, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आप लोगों को कोई एक पर्टिकुलर सेल का आप लोगों को मिलेगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम लोग नाम देंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया गया है, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, और वहाँ पे हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशंस अप्लाई होती हैं। प्रेशर है तो वो 1 बार होगा, वॉल्यूम है तो वो 1 लीटर होगा, टेम्परेचर है तो वो 298 केल्विन होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाई होंगे। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, तो आप लोगों का जो कंसंट्रेशन होगा Zn2+ का हो या Cu2+ का हो, या फिर कोई भी आप लोगों को अनदर एग्जाम्पल दिया गया हो, तो कंसंट्रेशन जो होगा ऑलवेज वहाँ पे हम लोग लेंगे 1 मोलर, कंसंट्रेशन इन 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। फिर टेम्परेचर जो होगा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब हमें लेना है 298 केल्विन टेम्परेचर, 273 केल्विन टेम्परेचर मत लेना, या तो फिर आप लोग ऐसे बोलो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर जो इजीली हम लोग लेते हैं। एंड थर्ड थिंग इज अ प्रेशर, और प्रेशर को हम लोग लेंगे 1 एटमोसफियर और 1 बार, जो भी आप लोगों को डेटा दिया गया हो उसके ऊपर से। एटमोसफियर में प्रेशर है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और बार में दिया गया है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो E0 सेल मीनिंग क्या, तो कंसंट्रेशन ऑलवेज इन 1 मोलर, मतलब कंसंट्रेशन उसका फिक्स्ड होगा, टेम्परेचर फिक्स 298 केल्विन टेम्परेचर,
प्रेशर जो होगा वो 1 बार होगा। तो टेक्स्ट बुक में आप लोग जो टेबल देखे होंगे उनमें सभी E0 सेल की ही वैल्यू दी गई हैं। उनमें सभी क्या दी गई हैं? E0 सेल। मतलब क्या किया है, जितने भी एलिमेंट वहाँ पे हैं, जितने भी मेटल हैं, उन सभी को क्या किया, पहले से उसको उनकी जो वैल्यूज़ हैं E0 सेल की वो यहाँ से निकाल के आप लोगों को दे दी हैं। फॉर एग्जाम्पल कि E0 सेल E0 ऑफ ए Zn2 प्लस जो है वो आप लोगों को दिया गया है 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। और कॉपर जो है वो दिया गया है E0 ऑफ ए कॉपर Cu2 प्लस इज -0.34 वोल्ट। डन। तो ऐसे भी आप लोगों को दिया गया है। एक और मैंने आप लोगों को बात बताई थी यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है उसके ऊपर जाते हैं। यहाँ से क्या था कंसेप्ट, तो अब हम जाते हैं सीधा फॉर्मूला के ऊपर, और इसी में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि E0 सेल अगर हम लोगों को फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ Zn सॉलिड। पहले यही बेसिक एग्जाम्पल से ही हम लोग पूरा चैप्टर समझ सकते हैं, पूरा चैप्टर। यहाँ पे Cu सॉलिड लिखो, इंटरचेंज हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये हो जाएगा एक्वियस। डन। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, मान लो कि फाइंड करना है कि आप लोगों को E0 सेल। तो सबसे पहली बात आप लोगों के माइंड में ये आनी चाहिए कि E0 सेल हो या E सेल फाइंड करना हो, या तो फिर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो E0 सेल फाइंड करने के लिए भी आप लोगों को जो भी सेल लिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों डिफरेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, 2 कंटेनर होते हैं, उसमें सॉल्यूशन, उसमें ही मेटल, उसमें ही इलेक्ट्रोड। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही कंटेनर होता है और उसी में ही पूरा प्रोसेस करते हैं एक्सटर्नल बैटरी को वहाँ पे कनेक्ट करके। तो ये बात याद हो जाए। तो E0 सेल ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि E0 ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ पे भी हो रहा है उसका, और प्लस क्या करेंगे E0 ऑफ ए रिडक्शन जो रिएक्शन होगा उसका होगा पोटेंशियल। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर E0 ऑफ ए रिडक्शन है तो दैट इज द वैल्यू इज इक्वल टू E0 ऑफ ए ऑक्सीडेशन। ये हो जाता है, दोनों माइनस है। फॉर एग्जाम्पल अब इसी को ही समझते हैं। तो E0 ऑफ Zn2 प्लस मान लो कि दिया गया हमें 0.76 वोल्ट। तब ये क्या हो गया, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। फर्स्ट क्या है, मेटल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हुई 0.76 वोल्ट। अगर मान लो यही दिया जाए कि E0 ऑफ ए Zn2 प्लस एंड Zn, तो ये क्या हो गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -0.76 वोल्ट हो जाएगा। डन। तो ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएंगे, अब फॉर्मूला देखो, दोनों साइड से 3-4 फॉर्मूला आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो ये याद रखना है। और एक बात टेक्स्ट बुक में मेंशन की गई है, यहाँ पे IUPAC के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना जाता है वो क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। मेरा नहीं है ये सब कुछ, IUPAC ने दिया है। स्टैंडर्ड हमें किसको मानना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को ही हमें स्टैंडर्ड मानना है। तो स्टैंडर्ड मानना है तो मतलब क्या होगा, तो पहले E0 ऑफ ऑक्सीडेशन लेगा, E0 ऑफ रिडक्शन लिया। तो अब इसी को ही मैं पूरा एग्जाम्पल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे E0 सेल ऑफ दिस सेल। डन। चलो अब यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, तो चलो तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों वैल्यूज़ भी दे रहा हूँ। E0 ऑफ ए Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.76 वोल्ट। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आप लोगों को मिलेगी -0.76 वोल्ट। हाँ, टेबल में देख लो, -0.76 वोल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा E0 ऑफ Cu2 प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.34 वोल्ट। डन। इतना ओके। फिर हम लोग आगे जाएंगे। ओके, एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से प्लस ही वैल्यू मिलेगी आप लोगों को। Zn2 प्लस जो है वो प्लस 0.76 है, और Cu तो ये माइनस हो जाएगा। ओके डन। इतना अच्छा।
अब यहाँ पे E0 सेल फाइंड करना है, तो E0 सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 सेल, तो दो फॉर्मूला हमारे पास होते हैं, एक E0 रिडक्शन प्लस E0 ऑक्सीडेशन करो, या तो फिर अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूँ फॉर्मूला, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये जो सेकंड फॉर्मूला दिया गया, एंड माइनस करके क्या करो, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्यों, तो E0 ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस E0 ऑफ ए रिडक्शन पोटेंशियल होता है, सेकंड फॉर्मूला। अच्छा, एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहीं से बता देता हूँ, E0 सेल इज इक्वल टू क्या होगा, तो E ऑफ RHS माइनस E ऑफ LHS, क्यों, तो कैथोड है, कैथोड माइनस क्या करना है, एनोड करना है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो हमें हर एक सम में यही यूज़ करना है। क्या करेंगे, तो E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस क्या करेंगे, E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। चलो, तो यहाँ से आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन कैथोड कौन एनोड। अच्छा, मान लो अब इन लोगों ने जादू कर दिया कुछ, जादू क्या करेंगे, तो सिर्फ यही वैल्यू देंगे और बोलेंगे E0 सेल फाइंड करो, तो कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा एनोड के ऊपर होगा और कौन सा कैथोड के ऊपर होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, रिडक्शन पोटेंशियल, फिर से इन दोनों में से जिसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम हो या फिर दोनों में से किसी की भी ज़्यादा हो, तो वो हो जाएगा हमारा कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू कैथोड, तो रिडक्शन पोटेंशियल कर तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस में, तो कैथोड कौन हुआ हमारा, कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने सीखा है, लेकिन डायरेक्टली अगर फाइंड करना हो वैल्यू के ऊपर से, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम वही कैथोड होगा, तो कॉपर हो गया हमारा कैथोड। तो E0 रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो 0.34 माइनस, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 0.76, तो इज इक्वल टू टोटल करोगे तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस, और आंसर आप लोगों को मिलेगा इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो ऐसे करके आप लोगों को क्या फाइंड करना है, E0 सेल। फिर से एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले हम लोगों ने देखा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करवाता है एनोड टू कैथोड, उसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल, उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो टाइप, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब सीखने वाली बात ये है कि फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला हमारे पास होते हैं, एक E0 सेल इज इक्वल टू, फर्स्ट ये फॉर्मूला ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, फिर आप लोगों को चेंज, एक वैल्यू आप लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रखनी पड़ेगी, एक वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में रखनी पड़ेगी, तो वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्यों, तो IUPAC ने बोला इसलिए कि भाई स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू आप लोग, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो भी है वो रखो आप लोग। तो E0 सेल, तो E0 सेल जो है वो क्या हो जाएगा, तो E0 सेल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस क्या करेंगे, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करेंगे, सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला ये हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू ERHS माइनस E ऑफ LHS। लोन याद रखना है, लेफ्ट साइड मतलब एनोड होगा, राइट साइड मतलब कैथोड होगा। कैथोड कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी दोनों में से, वो हमारा हो जाएगा कैथोड, बाकी जो बचा वो एनोड हो जाएगा। तो इतना कंसेप्ट क्लियर है, और हम लोग अब नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे आगे एक नए हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। डन, चलो एक हम लोग सम करते हैं यहाँ से, सम करते हैं यहाँ से। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, दो सम करेंगे। कैलकुलेट E0 सेल फॉर गिवन रिएक्शन। अब फॉर गिवन रिएक्शन, तो फर्स्ट आप लोगों को फॉर रिएक्शन, और यहाँ पे आप लोगों को मान लो कि सेल भी दिया हो सकता है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग सेल के ऊपर से करेंगे। निकल सॉलिड वर्टिकल लाइन या फेज बाउंड्री Ni2+, ये हो जाएगा एक्वियस फॉर्म में। सॉल्ट ब्रिज होगा,
Eg+ एंड 1 मोलार, इसका भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, E0 सेल। तो E0 सेल ऑलवेज स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, इसलिए यहाँ पे आप लोग कंसंट्रेशन लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी वही होगा 1 मोलर। और फिर आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है Eg और वैल्यू दी गई आप लोगों को E0 ऑफ Ni2+ Ne, उसकी आप लोगों को वैल्यू जो है वो दी गई है -0.25 वोल्ट एंड E0 ऑफ Ag आप लोगों को दिया गया है दैट इज 0.80 वोल्ट। 0.80 वोल्ट, बहुत ही सिंपल, कभी भी नहीं पूछा जाता ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये यूज़ कहाँ पे करेंगे, नस्ट इक्वेशन में ये आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस क्या करो E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आप लोगों को पता चल गया होगा रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू दी गई है आयन पहले, तो 0.80 इज अ कैथोड, मतलब कैथोड क्या हो जाएगा, सिल्वर इज अ कैथोड, तो पहले क्या लिखो 0.80 माइनस फिर वो हो जाएगा 0.25 वोल्ट, दोनों को हो जाएगा प्लस, तो अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को आंसर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 1.05 वोल्ट। इजी। चलो एक और क्वेश्चन इसके साथ ही कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। चलो सेकंड आप लोगों को दिया गया है Zn2+ 1 मोलार सेल ही दिया गया है, Zn सॉलिड, Zn2+ एक्वियस या फिर यहाँ पे लिखो 1 मोलार, सॉल्ट ब्रिज आ गया। फिर इसके साथ आप लोगों को दिया गया है लेड Pb2+ और इसका कंसंट्रेशन 1 मोलार एंड Pb, या आप लोग भी ट्राई कर सकते हो Zn रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए Zn2+ एंड Zn, तो वो वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी प्लस 0.76 वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा E0 ऑफ ए Pb2+ एंड Pb इज इक्वल टू आप लोगों को दिया गया है 0.13 वोल्ट, 0. आप लोगों को दिया गया है 13 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस। डन। तो अब आप लोगों के पास कैथोड कौन हो गया, लेड। चलो फाइंड करो अब E0 सेल, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.13 माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो आंसर आप लोगों को कितना मिलना चाहिए, 7 + 1 8, 0.89 वोल्ट जितना आप लोगों को मिलना चाहिए। डन। तो यहाँ पे ऐसे इजी सम में E0 सेल कैलकुलेट करना है, तो बेनिफिट कहाँ पे होगा, नेक्स्ट जब हम लोग नस्ट इक्वेशन समझेंगे तब। ओके, इतना क्लियर, ये पूरी बात यहाँ पे कंसेप्ट पूरा E0 सेल का यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स के अंदर। 3 मार्क्स के अंदर करेंगे हम लोग फर्स्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। फिजिबिलिटी मतलब क्या होगा, स्पॉन्टिनिटी, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, और या तो फिर आप लोग उसको बोलो स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, और उसके साथ हम लोग रिलेशन करेंगे, रिलेशन करवाएंगे उसको गिब्स फ्री एनर्जी के साथ, गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसको आप लोग कहाँ पे पढ़ के आए, थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर। या तो फिर आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो पूरा सेल रिएक्शन जो है, अब मैं यहाँ पे एक नया ट्विस्ट लेके आ रहा हूँ, तो समझना पड़ेगा पूरा कंसेप्ट। पूरा सेल रिएक्शन डिपेंड करता है गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर। क्यों डिपेंड करता है गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर, तो गिब्स फ्री एनर्जी चैप्टर नंबर 6 थर्मोडाइनेमिक्स, वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, तो डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा था कि दैट इज नेगेटिव यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या लिखा था हमने, यूजफुल वर्क डन बाय द
सिस्टम, मतलब कोई भी एक सिस्टम अपने आप वर्क कर लेती है। मान लो कि यहाँ पे 20 जूल यहाँ से आप लोगों को वर्क डन हुआ, तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी तो मतलब वो डिपेंड कर जाएगी, उसी वैल्यू को मिलेंगे हम लोग डेल्टा जी। और एक बात, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेट किया था इसी को ही, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोग बोलते थे। इफ़ द वैल्यू, इफ़ यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, डेल्टा जी इज लेस देन 0 देन रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस। फिर से मैं ये बता रहा हूँ, इक्वल टू 0 मिलता है तो मतलब क्या है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि किसी भी एक सिस्टम ने 50 जूल वर्क किया तो वो 50 जूल एनर्जी फिर से अपने आप में गेन कर सकता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर ग्रेटर देन 0 मिला तो मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ और कंसेप्ट समझना है। अब यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, तो अब इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं। अब इसको थोड़ा मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, तो माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क, क्योंकि आप लोगों को पता है कि दो टाइप से वर्क हम लोगों ने थर्मोडाइनेमिक्स के अंदर पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड मैकेनिकल वर्क, याद करो। तो वहाँ पे एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। W इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, Q डेल्टा वी। अब यहीं से हमें फॉर्मूला को प्रूव करना है, यहाँ से जाएंगे और डेल्टा जी का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है कि क्या मिलेगा, और इन टर्म्स ऑफ ए E0 सेल। तो E0 सेल कहाँ से आ गया, तो ये डेल्टा वी है। डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से मिलेगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग ही क्या है, E0 सेल अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। तो बात यहाँ पे अटक गई, क्यों कैसे फाइंड करेंगे, चार्ज, क्यू का मतलब क्या होगा, ये हुआ चार्ज। तो चार्ज को समझते हैं। अब चार्ज तो फाइंड करना पड़ेगा कि कितना ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक साइड से मतलब एनोड टू कैथोड जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो समझते हैं उसे। एक हमारे पास ये रॉड आ गया, नेगेटिवली चार्ज है, एनोड मान लो उसे, और एक रॉड ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड मान लो। अब सपोज करो कि यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव या फिर एनोड टू कैथोड n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ होगा, अब ये फाइंड हमें करना है। फिर से क्वेश्चन सुन लेना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एनोड टू कैथोड, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो टोटल कितना चार्ज हो ट्रांसफर हुआ होगा। तो कैसे फाइंड करते हैं आप लोग, तो ये आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पूरा सीख के आए हो कि टोटल चार्ज या तो फिर Q, टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स करेंगे तो आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी, जितने भी मोल, यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिए हैं n मोल्स, फिर आप लोग को यहाँ पे 2 मोल हो 3 मोल हो उस हिसाब से आगे कैलकुलेट होगा। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हुआ, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना हुआ, तो 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू n, हमें पता नहीं कितने मोल्स हैं, तो इंटू क्या करेंगे n करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को नियरली जो आंसर मिलता है 96500 अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 96500 इंटू क्या हो जाएगा n, इतना मिलेगा, इंटू इतना मिलेगा क्या चार्ज। टेक्स्ट बुक में शायद आप लोगों को
जो वैल्यू दी गई है वो है अप्रोक्सीमेट 96485 जितनी दी गई है, 96485। ये आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत की नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। 96500 ओके, ये हो गया हमारा। ये चार्ज किस यूनिट में मिलता है तो कूलम में मिलेगा, कूलम में यूनिट क्या हो जाएगा उसका, कूलम। और इसी को ही हम लोग नेम दे देंगे आगे 1 फराडे इनटू क्या हो जाएगा n, 1 फराडे, फराडे लॉज आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा n इंटू एफ, क्यू इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास NF। अब NF की वैल्यू क्या पे पुट करो, यहाँ पे पुट करनी है इस फॉर्मूला के अंदर। डेल्टा G, W का वैल्यू यहाँ पे Q डेल्टा V, नेगेटिव तो है ही, देयरफॉर डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू Q, Q की वैल्यू क्या मिलेगी तो माइनस NF, डेल्टा V क्या है हमारा E0 सेल। ये हमारा होता है लास्ट फॉर्मूला। फिजिबिलिटी यहाँ से पता चलेगी, अगर E0 सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ये ओवरऑल वैल्यू की कितनी हो जाएगी नेगेटिव, तो ये फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। E0 सेल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलो डेल्टा G लेस देन 0 हुआ तो स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू कैसे मिलेगी, E0 सेल बिकम्स ग्रेटर देन 0। अगर ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर डेल्टा G क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस हिसाब से दो वैल्यूज़ के ऊपर से हम लोग फाइंड करेंगे कि भाई E0 सेल के अकॉर्डिंग फिजिबिलिटी एंड डेल्टा G के अकॉर्डिंग फिजिबिलिटी क्या है सेल रिएक्शन की। और कभी भी आप लोगों को डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलती है सेल रिएक्शन की, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, तो वो सेल कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करते होंगे, डेल्टा G लेस देन 0 के ऊपर। डन, तो इतना कंसेप्ट समझ में आया। तो ये दो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इक्वेशन आगे जो पढ़ेंगे उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा E0 सेल एंड फिजिबिलिटी। तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को देख लेना है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये एक्सप्लेन किया गया होगा, ये भी कुछ नहीं है, तो ये आप लोगों को याद आना चाहिए। और पूरा कंसेप्ट चैप्टर नंबर 6 में थर्मोडायनेमिक्स में एज इट इज़ दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग इसके करेंगे सम्स। डन, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म कर दें। थैंक यू एंड वेरी मच।